देखिए बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो में समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन था हमने किया था। उसकी जो पहली स्थिति थी कि जब हमारा बिंदु P इस आवेशित गोलीय कोष के बाहर स्थित है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा वो हमने निकाल के दिखाया था। तो आज हम हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि जब ये बिंदु P इस आवेशित गोले के बिल्कुल पृष्ठ पर अगर स्थित हो तो उस समय हमारी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी इस आवेशित गोले के कारण। तो गोलीय कोष जो होता है वो एक तरह का खोखला गोला होता है और इसके अंदर भी स्पेस होता है और बाहर जो स्पेस होता है वो तो है ही, यानी बाहर का जो स्पेस होता है, एनवायरनमेंट का जो स्पेस होता है और इसके अंदर का, क्योंकि खोखला होता है ये अंदर से, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसकी जो परत होती है, वो उनके बीच में बंध का काम करती है। तो जो बाहर का जो स्पेस होता है वो अंदर के स्पेस से कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह बंद होता है, खुला हुआ नहीं होता, गोला होता है ये 3D शेप में। तो हम आपको आज उसकी दूसरी कंडीशन, जो कि बिंदु P जब हम इसके पृष्ठ पे रख दें तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निकालने जा रहे हैं जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो यहाँ पे गोले जो बिंदु है, बिंदु P है हमारा, उसको गोले के पृष्ठ पर यहाँ पे स्थित कर देते हैं उसे। तो ये हो गया हमारा आवेशित गोला। इसको हमने Q चार्ज देके समान रूप से आवेश को वितरित कर दिया। यूनिफॉर्मली आवेश को हमने यहाँ वितरित कर दिया है। हमारा जो आवेश है वो है कैपिटल Q, जो कि हमने इसको दिया है, ठीक है। अब देखिए ये समान रूप से वितरित हो गया आवेश यहाँ। अब हमारी कंडीशन क्या बोल रही है उसके हिसाब से हमें चलना है। हमारी कंडीशन बोल रही है कि हमारा जो बिंदु है वो गोले के पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बिंदु को गोले के पृष्ठ पर स्थित कर देते हैं। तो ये देखिए हमने बिंदु को पृष्ठ पे स्थित कर दिया। अब ये बिंदु वो बिंदु है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? जो हेडिंग लिखी हुई है आवेशित गोलीय कोष के कारण। ये हमारा आवेशित गोलीय कोष हो गया। अब ये बिंदु जो है पृष्ठ पर स्थित है, यानी कि ये जो हमारा पूरा गोलीय कोष है, इसका जो केंद्र है O, इससे इसकी जो दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, क्योंकि ये जो बिंदु है वो गोले के ऊपर स्थित है। तो ये जो दूरी होगी वो होगी r, क्या लेते हैं हम? स्मॉल r। पहली वाली कंडीशन में हमने क्या लिया था? स्मॉल r। तो आने वाली कंडीशन में भी हम यही जो है मान लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हमारा जो गोला था उसकी त्रिज्या हमने क्या ली थी? कैपिटल R। ली थी कि नहीं ली थी? कैपिटल ली थी। तो गोले की त्रिज्या तो एक ही हो सकती है। इसका मतलब R और कैपिटल R यहाँ पे क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो हम इसको R को बराबर लिख देते हैं कैपिटल R के, क्योंकि हमारा जो बिंदु है वो गोले पे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। क्योंकि ये गोला है और इसकी सतह है, तो सतह का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल पे जो आवेश होता है वो समान रूप से वितरित होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? कौन सा घनत्व लेंगे? पृष्ठीय घनत्व। क्या लेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। और जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व।
अब पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, जो उसकी परिभाषा होती है, आप सभी जानते हैं। आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी कि किसी एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश आ रहा है उसका जो रेशियो होता है पर, मतलब मीटर स्क्वायर जो होता है, पर मीटर स्क्वायर पे कितना आवेश वितरित है, उसका जो रेशियो हो गया, उसकी जो रेट हो गई, वो हमारी क्या हो गई, आवेश घनत्व हो गई। कौन सा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गई। तो यहाँ पे हमने आवेश जो गोले को दिया है, कितना दिया है बच्चों, क्यों दिया है, तो क्यों आवेश है, और ये क्यों आवेश पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर वितरित है। तो क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हम एस से डिनोट करते हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आवेश घनत्व। अब देखिए ये हम लिख लेते हैं इसको कुछ इस तरह से, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई एस, यानी क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें इक्वेशन देगा एक, क्यू की वैल्यू देगा, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए इतना काम तो आपने कर दिया, जो कि हर एक डेरिवेशन में आपको इतना काम तो करना ही है, यानी आवेश घनत्व तो आपको निकाल ही लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें गाउस की प्रमेय को याद करना है। गाउस की प्रमेय के जितने भी स्टेप्स थे उनको आपको दिमाग में लेके आना है, जैसा कि हमने पहले किया था। क्या किया था, गाउस की प्रमेय क्या होती है, गाउस की प्रमेय होती है जब भी हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं गाउस के नियम से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तो यहां पे किस तरह का गाउसियन पृष्ठ लेंगे, यहां पे लेंगे हम गोलीय गाउसियन पृष्ठ। तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ जब बनाएंगे तो वो इसी के ऊपर बनेगा, जब हम कल्पना करेंगे, क्योंकि हमारा बिंदु किसके ऊपर है, हमारा बिंदु है पृष्ठ के ऊपर, हमारा बिंदु किसके ऊपर है, पृष्ठ के ऊपर। तो पृष्ठ के ऊपर जब बिंदु है तो हमारा जो हमारा गोलीय गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा, और उसकी जो त्रिज्या होगी, उस गोलीय गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, आर होगी। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हम निकालेंगे। तो अब हम यहां पे लिखते हैं गोलीय गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, गोलीय गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो क्या होगा, गोलीय गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्या होगा, सिग्मा क्यू। क्या होगा, सिग्मा क्यू। अब जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर जो परिबद्ध आवेश है वो ही क्या है, हमारा जो आवेश हमने हमारे गोलीय कोश को दिया था। ठीक है, वही होगा ये, तो इक्वस टू हो जाएगा क्यू के। तो एक इक्वेशन आ गई, एक और भाई, गोलीय गाउसियन पृष्ठ का जो आवेश होगा वो परिबद्ध आवेश यही तो है जो इसकी सतह पर है, तो वो का वही जो है आवेश हमारा परिबद्ध आवेश हो जाएगा गोलियन गाउसियन पृष्ठ के लिए। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू हो गई, इसकी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आपको निकालना है फ्लक्स, निकालना है विद्युत फ्लक्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गोलीय, ठीक है, तो हमें निर्गत परिबद्ध फ्लक्स निकालना है। किससे किससे परिबद्ध फ्लक्स निकालना है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ से। तो इससे परिबद्ध फ्लक्स यही हो जाएगा, क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है, समाकलन ऑफ, पृष्ठीय समाकलन ऑफ ई डॉट एस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कितनी बार यूज किया, न जाने कितनी बार यूज किया, बहुत बार यूज किया हमने अब तक, तो आपको याद हो गया होगा ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई डी एस कॉस
थीटा। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता था? विद्युत क्षेत्र और ds के बीच का कोण। अब देखिए इस पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं एक अल्पांश लेता हूँ, उस अल्पांश, छोटा सा अल्पांश यानी जो क्षेत्रफल अल्पांश होता है वो अगर मैं लेता हूँ, तो हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होगा, अल्पांश का जो सदिश होगा वो किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। उसको बोलते हैं अपन ds। क्या बोलते हैं? ds वेक्टर। ठीक है, और हमारा विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? कोण बन रहा है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और हमारा जो कॉस 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा आपको? ई डी एस। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? नियत है, समान है। क्यों है? क्योंकि इस केंद्र बिंदु से गाउसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर स्थित है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। और हमारा जो ई और डी एस वैक्टर है, दोनों के दोनों एक ही दिशा के अंदर है। यानी दोनों कैसे हैं? ई और जो डी एस वैक्टर है वो दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। कैसे हैं? पैरेलल है। मतलब उनके मध्य का कोण कैसा है? 0 डिग्री। तो हम यहाँ पे ई नियत है, इसलिए ई को हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाता है समाकलन जब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई जो है वो बाहर आ गया और अंदर बचा ds। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो हमारा ds है वो अल्पांश क्षेत्रफल है, तो इसके ऊपर समाकलन लगा हुआ है। और जब समाकलन लगा हुआ होता है उस टाइम पे तो हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है वो किसका है? गाउसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसकी त्रिज्या पता है कितनी है? r होती थी, स्मॉल r, लेकिन स्मॉल r बराबर किसके है? कैपिटल R के। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्मॉल r है वो कैपिटल के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो गोले के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसको यदि मैं यहां लिख देता हूं, होना क्या चाहिए था? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे r बराबर है कैपिटल R के, क्योंकि हमारा जो बिंदु है पृष्ठ पे स्थित है, इसलिए इसकी वैल्यू को अगर मैं r कैपिटल R को यहाँ पुट करूंगा तो हमको मिलेगा क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अब आप यहाँ पे e 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हो इसकी जगह। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो फाई e हमारा कितना आ गया? 4 पाई e। अब ये इक्वेशन आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ चुकी है। अब आप जानते हो गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम होता है, हमारा जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स की परिभाषा देता है। गाउस का नियम क्या करता है? फ्लक्स की परिभाषा देता है। तो गाउस ने फ्लक्स की परिभाषा क्या दी थी कि जो फाई ई होता है वो 1/ε0 गुना होता है परिबद्ध आवेश के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? परिबद्ध आवेश बराबर किसके? इक्वेशन नंबर जो हमने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 2 में पढ़ा था ना। इक्वेशन नंबर 2 में परिबद्ध आवेश था वो कैपिटल क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? Q/ε0। क्या हो जाएगी? Q/ε0। ठीक है, और Q को हम सिग्मा के पदों में भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे सिग्मा S/ε0। बिल्कुल सही है कि नहीं है? सिग्मा S/ε0 कैसे आया? क्योंकि Q की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से? सिग्मा S/ε0, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पे S की वैल्यू भी लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल ही तो है ये गोले का, तो सिंपल क्षेत्रफल है। तो ये बराबर हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ फाई ई इक्वस टू सिग्मा S/ε0 था, इसकी मैं S की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, सिग्मा 4 पाई R कैपिटल R स्क्वायर अपॉन ε0। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, ये 4 है और उसके ऊपर जो इक्वेशन थी नंबर 3 है। तो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, तो जब आप दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं फाई ई की वैल्यू ये भी है और फाई ई की वैल्यू ये भी है, तो दोनों वैल्यू बराबर है। तो हम दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई इक्वस टू ई 4πr² इक्वस टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं एक मान लेता हूँ और इन दोनों को वज्र गुणा कर देता हूँ और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना, तो कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप देखिए यहाँ पे भी r² है, यहाँ पे भी r² है, दोनों बराबर का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, यहाँ से r² कट जाएगा, 4π कट सकता है, आराम से कट सकता है। तो आप r² को r² से काट सकते हो, 4π को 4π से काट सकते हो। तो यहाँ पे जो e इक्वस टू आएगा आपके पास में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी वैल्यू, कैसे आ गई, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, आपको व्यंजक मिल गया। ये ई एस है, क्या बोलते हैं इसे, ई एस। ई एस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था बिंदु पी पे। तो एक बार हम हमारे डायग्राम की तरफ वापस चलते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम था और इस डायग्राम में हमने इसकी बात कर रहे थे, इस सरफेस की, सरफेस पे हमने ई की वैल्यू निकालनी थी, ई एस की, जो कि हमने निकाल दी है। कितनी निकाली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने भी डेरिवेशन खुद ने किया। देखो इसकी वैल्यू जो है, आप अगर आप के पास में अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है, अगर ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें तीनों स्थिति पूछता है, तो आप इसकी वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। अगर आप पहली स्थिति में अगर आप पूरा जैसे पहली स्थिति जो हमने पढ़ी थी, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तब हमने जब डेरिवेशन पूरा करेंगे उस वाली स्थिति में पूरा डेरिवेशन करना है। और सेकंड स्थिति में आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट डेरिवेशन की जो इक्वेशन आई थी आपके पास में, क्या आई थी, फर्स्ट डेरिवेशन की जो इक्वेशन आई थी मैं आपको बताता हूँ, ई इक्वस टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ये हमारा था ई आउट। ई आउट समझते हो, जब बिंदु बाहर स्थित था, है ना, गोले के जब बिंदु, ये गोला था हमारा, उसके बाहर स्थित जब बिंदु था, तो उस समय हमने ई आउट निकाला था, एक्सटर्नल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो निकाला था। ठीक है, इस आवेशित गोले के कारण, इस आवेशित गोले के कारण। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी जो तीव्रता का जो व्यंजक आया था वो ये आया था। अब यदि ये पूछे कि बाहर का व्यंजक क्या होगा और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आप भूल चुके हो, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद है तो आपको कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू इक्वस टू आर यानी बराबर होती है, तो आपको इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है। तो जब आप इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे तो ये r² हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद में, और r² से r² कट जाएगा और हमारे पास में यही जो इक्वेशन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली ई एस सरफेस की, ये आपके पास में इतनी आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी। तो आपको इतना बड़ा ये जो है डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, और आप इसको याद भी कर सकते हो और आप ऐसे निकाल भी सकते हो, तो दोनों चीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि इक्वेशन क्या बोल रही है, ये क्या कहना चाहती है, तो इसकी बात भी सुन लेते हैं एक बार। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, जो भी आई थी, ई एस इक्वस टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्या बोल रही है कि हमारा जो ई है, इक्वेशन में देख सकते हो आप, इक्वेशन में आप खुद देख सकते हो, खुद सोच सकते हो कि यदि मैं हमारे आवेश घनत्व की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो हमारा जो ई होगा, हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसके परिमाण में वृद्धि होगी। किसके परिमाण में वृद्धि होने के कारण, आवेश घनत्व के परिमाण में वृद्धि होने के कारण हमारे ई एस की जो है परिमाण में वृद्धि होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होगी। तो हमारा जो ई है वो डिपेंड कर रहा है सिग्मा के ऊपर यहाँ पे। और दूसरी बात, हमारा जो ई है वो माध्यम की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पे आवेश घनत्व बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आवेश घनत्व बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आवेश घनत्व का जो परिभाषा होती है वो होती है Q अपॉन S। यानी अगर Q परिबद्ध आवेश अगर बढ़ जाए, हम या मान लीजिए गोले को और आवेश दे दें, थोड़ा और आवेश दे दें,
परिबद्ध आवेश बढ़ जाए तो क्या होगा, गाउसियन पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश भी बढ़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है, आर के ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो, यहाँ पे कहीं आर नहीं दिखाई दे रहा आपको। यहाँ पे अगर वैल्यू डिपेंड कर रही है, वो कर रही है आवेश घनत्व के ऊपर। चलिए बच्चों, अब हम हमारी तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वो है जब हमारा बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। हमारा जो पी बिंदु है जिसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो यदि गोलीय कोश के अंदर होगा तो क्या होगा, देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा बिंदु पी गोले के अंदर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो स्मॉल आर होगा वो छोटा होगा आर से, ऑब्वियसली बात है। आर जो होती है वो किसके बीच की दूरी होती है, गोले के केंद्र और बिंदु पी के मध्य की दूरी होती है, यानी ओपी रेखा होती है। अगर वो छोटी होगी इसका मतलब हमारा जो बिंदु है वो कहाँ स्थित है, गोले के अंदर स्थित है। तो देखिए हम एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा गोला, ये हो गया हमारा गोला। कैसा गोला है ये, आवेशित गोलीय कोश है। कैसा है, आवेशित खोखला गोला है ये। कैसा गोला है, खोखला गोला। अभी हम खोखला गोला पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चालक गोला, अचालक गोला, सभी तरह के गोले पढ़ेंगे, उनकी डेरिवेशन करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं खोखला गोला। तो इस खोखले गोले के अंदर हमारा बिंदु कहीं मान लीजिए अंदर स्थित है, यानी कि मान लीजिए वो केंद्र बिंदु ओ से किसी स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ स्थित है वो बिंदु पी। ठीक है, दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी राइटिंग कैसी लगती है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताएं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया, ये हमारा आवेशित गोला हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस आवेशित गोले के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आवेश घनत्व की बात करेंगे। आवेश घनत्व यहाँ पे कौन सा लेंगे, वही पृष्ठीय आवेश घनत्व जो अब तक लेते आए हैं। तो हमारा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप खुद बोल के देखिए एक बार। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसको अपन ने कौन सा आवेश दिया है, क्यों यूनिफॉर्मली वितरित है, क्यों बाई इसका क्षेत्रफल क्या होता है एस, इसकी त्रिज्या क्या होती है कैपिटल आर, क्या होती है कैपिटल आर। यहाँ पे जो हमारी स्मॉल आर है वो छोटी किससे है, कैपिटल आर से। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो आप बचपन में पढ़ते आए। ठीक है, तो हमारा सिग्मा अपॉन एस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पता है क्यों अपॉन हम लिख सकते हैं, एस की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, कितनी लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, गोले का, क्योंकि हमारा जो आवेश है वितरित किस पे है, गोले के क्षेत्रफल पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस नियम का अपन यूज करेंगे। तो गॉस नियम में क्या होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की जाती थी। तो यहाँ पे हम गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, बिंदु पी को उसकी सरफेस पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा गाउसियन पृष्ठ, और जो बिंदु P है वो हमेशा जब भी हम परिकल्पना करते हैं, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को हम हमेशा गाउसियन पृष्ठ के ऊपर लेते हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी गाउसियन पृष्ठ बनाओ तो जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु को उस पृष्ठ पे लो। ठीक है, तो इस हमारा गाउसियन पृष्ठ है, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। ये गोला है, क्या है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ। कैसा है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ। इसकी त्रिज्या होगी और इसका जो क्षेत्रफल होगा आप खुद सोच सकते हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना है कैपिटल आर, छोटे का कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा गोलीय गाउसियन पृष्ठ हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या करते थे हम, पहली कंडीशन क्या होती थी भैया, इसका परिबद्ध आवेश निकालो सबसे पहले। तो गोलीय गाउसियन पृष्ठ का परिबद्ध आवेश, ठीक है, तो परिबद्ध आवेश को हम क्या दर्शाते हैं, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू कुछ नहीं होता, परिबद्ध आवेश का मतलब होता है कि इस गोले के अंदर
कितना आवेश है, कौन सा आवेश है, मान क्या है उसका वो। तो ये हो गया हमारा सिग्मा क्यू, यानी टोटल परिबद्ध आवेश इस गोलीय कोष के कारण। तो यहाँ पे हमारा जो सिग्मा क्यू है, ठीक है, जो हमारा सिग्मा क्यू है वो आप डायग्राम में देख के बताइए कि जो हमारा सिग्मा क्यू है वो कितना होगा। देखिए कोई आवेश दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोई आवेश दिख रहा है? आवेश तो हमारा पृष्ठ के बाहर स्थित है, आवेश तो हमारा पृष्ठ के बाहर स्थित है, गोले के अंदर तो कोई भी आवेश नहीं है। इसका मतलब परिबद्ध आवेश गोलीय पृष्ठ द्वारा जब बिंदु खोखले गोले के अंदर स्थित हो तो क्या होता है, वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो कूलाम। कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो कूलाम आवेश है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 2। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब देखिए, जब अंदर परिबद्ध फ्लक्स ही जीरो है तो इनसाइड जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी क्या होगा? जीरो होगा। यानी यदि हम ई इन की बात करें, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई इन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश ही जीरो है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होगा। यानी हमारा इनसाइड का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? जीरो होगा। कैसा होगा? जीरो होगा। और जब विद्युत क्षेत्र जीरो है तो मतलब जब परिबद्ध आवेश ही हमारा है ही नहीं तो हमारा निर्गत फ्लक्स भी जीरो होगा, और निर्गत फ्लक्स जीरो होगा तो फिर विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। ठीक है, यानी कि जब चूंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? फाई इक्वल्स टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यू होता है। अब सिग्मा क्यू ही जीरो हो गया, सिग्मा क्यू ही हमारा क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा फ्लक्स ही जीरो हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स जीरो हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स जीरो हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी जीरो हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हमारा को कोई भी व्यंजक प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र जीरो है तो कोई व्यंजक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गाउसीय प्रमेय का 5वां अनुप्रयोग। तो 5वें अनुप्रयोग में क्या करना है? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक है, तो गोला कैसा है? चालक है। ठीक है, और आवेशित है, समरूप आवेशित है। तो चालक पदार्थों के बारे में आप जानते हो क्या होते हैं? चालक पदार्थ जो होते हैं वो अचालक से किस तरह से भिन्न होते हैं? जब हम उनको आवेश देते हैं तो चालक पदार्थों में जो आवेश होता है वो तुरंत नैनो सेकेंड्स के अंदर पूरे के पूरे पृष्ठ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे अचालक होते हैं उनको जब हम अचालक पदार्थों को जब थोड़ा सा भी आवेश देते हैं तो वो वहीं रहता है जिस जगह हमने उसे आवेश दिया है। ठीक है, तो ये इनमें एक फ़र्क होता है, यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आवेश वाहक का काम करते हैं, वो पूर्ण रूप से गति नहीं कर पाते, स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, काफ़ी प्रतिरोध झेलना पड़ता है उनको, इसलिए वो अचालक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। और जो चालक पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे ये गोला है, ये कैसा है? धात्विक गोला है, चालक है। तो जब हम इसको आवेश देंगे, अतिरिक्त आवेश देंगे, तो क्या होगा? ये उस आवेश को पूरी तरीके से पूरे पृष्ठ पे फैला देगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ऐसा होता क्या है, इसके अंदर इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जो हमारा चालक होता है उसके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है चालक पदार्थ है ये, तो ये गोला है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और उसके परमाणु के जो बाह्य कोश होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही, उनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है नाभिक का वो बहुत दुर्बल होता है, वो उसको बांध के नहीं रख पाते, और थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिलने के बाद में वो उस परमाणु को छोड़ देते हैं, और वो पूरे के पूरे जो हमारा पदार्थ होता है उसके अंदर वो गति करते रहते हैं, फ्री, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन गैस भी इनको बोला जाता है। और ये तब तक गति करते हैं जब तक कि इनके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाना बंद नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये गति करते रहते हैं। और जब प्रतिकर्षण बल का मान 0 हो जाता है तो इनकी गति समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, और ये पूरी तरह से जो है उस चालक पदार्थ के ऊपर जो आवेश होते हैं वो फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक मैकेनिज्म था, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। तो आज ये जो है
इसका डेरिवेशन हम ले रहे हैं चालक गोले का। तो चालक गोले का जो डेरिवेशन है, जो इनके व्यंजक के फॉर्मूले आएंगे वो समान आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। इसलिए मैंने तीनों स्थितियों का मैं एक साथ ही आपको रिवाइज करने के हिसाब से यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले गोलीय कोष के लिए जो व्यंजक निकाले थे तीव्रता के, वो ही व्यंजक इसी के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो चालक पदार्थ होता है उससे यदि हम दूर आवेश लेंगे, दूर कोई बिंदु लेते हैं, बिंदु P, और उस पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो चूंकि हमारा जो चालक पदार्थ है वो भी समरूप आवेशित है, और हमारा गोलीय जो पदार्थ था, गोलीय कोश जो था, वो भी समरूप आवेशित था, इसलिए उसके ऊपर भी तीव्रता का जो मान होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो भी समान होगा और यहाँ पे भी समान होगा। तो ऐसे ही जब बिंदु P जो है वो सरफेस पे आ जाएगा किसके, चालक गोले के, तब भी जो व्यंजक आएगा वो समान आएगा। और जब हमारा बिंदु P उस चालक गोले के अंदर चला जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें भी जीरो हो जाती है। तो लगभग सारी चीज़ समान ही है, बस फर्क कितना है, ये चालक गोला है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो चालक होता है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है। तो क्या उससे पहले कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर जब हम उसे चार्ज देते हैं? हाँ, होता है, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। मतलब जब हम उसे चार्ज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज देने के बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेज़ी से, मतलब नैनो सेकंड के अंदर पूरे के पूरे सतह पर वितरित हो जाते हैं। तो जब वो वितरित हो रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ मतलब नगण्य करंट जो होता है, छोटा सा, मतलब बिल्कुल बारीक सा करंट वहाँ पे पैदा होता है, लेकिन क्योंकि प्रतिकर्षण बल इतना होता है कि वो आवेश एक जगह रुक नहीं पाते और वो पूरी तरह से वितरित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आवेश जब कोई बल अनुभव ही नहीं करेगा, प्रतिकर्षण बल, तो अंदर जो है उसके विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा, इसका मतलब उनकी गति कैसी हो गई, समाप्त हो गई। गति कैसी हो गई उनकी, समाप्त हो गई। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो यदि गति कर रहा है तो इसके पीछे कारण ये है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो प्रतिकर्षण फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है, तभी वो गति कर रहा है। जब प्रतिकर्षण फोर्स ही जीरो हो गया, उसका मतलब उसकी वो विरामावस्था में आ जाएगा, और इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इनसाइड जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, सतह पर आ जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे, इसलिए वहाँ पे इनसाइड जो विद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो होता है। ऐसे ही गोलीय कोष में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं तीनों कंडीशंस में जो कि हमने अभी तक पढ़े हैं, व्यंजक है वो सेम होंगे, और वो क्या होंगे, हमने पढ़े हैं यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी, E इक्वस टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब बराबर होगी आर की वैल्यू, तो यहाँ पे आर इक्वस टू, आप आर की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो सिग्मा हमको मिलेगा, सिग्मा इक्वस टू विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो मिलेगी हमें, E इक्वस टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन थी उसके अंदर हमने क्या किया था, तो इसमें क्या होगा, जब अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा, जब गोले के अंदर जब इनसाइड में जब कोई आवेश नहीं होगा, यानी परिबद्ध आवेश यदि जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो है फ्लक्स कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ई इनसाइड जीरो, ठीक है। तो इसमें कोई व्यंजक प्राप्त नहीं होता, इसमें विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी कंडीशंस, जो कि खोखली गोले के लिए भी सेम है, और समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र है वो भी कैसा है, सेम है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समान समरूप आवेशित चालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे व्यंजक ड्राइव कीजिए, तो आपने जो गोलीय कोष के लिए जो डेरिवेशन पढ़ा है वो का वही लगेगा, क्योंकि इस पे व्यंजक क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। वो का वही डेरिवेशन आपको लगाना है, बस आपको नाम चेंज करना है, वहाँ पे लिखना है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। और ये जो मैंने थ्योरी बताई थी आपको कि कैसे काम होता है, तो ये थ्योरी की पूरी थ्योरी आपके नोट्स में मैं आपको PDF में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, किस तरह से चालक गोले के अंदर जब अतिरिक्त आवेश देते हैं तो सारा आवेश किस तरह से सरफेस पे आ जाता है, और इनसाइड जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है।